म्यूटेशन हो गई। अरे बात समझ में आई? यस सर। यस सर, इसीलिए ठीक है। हमें आजकल हाँ टेट्रासाइक्लिन भी यूज हाँ, करना है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स बदल दी जाती है फिर बाद में। ठीक है। आप लोग देखो ये चीज मॉस्क्यूटो में भी है। पहले ऑल आउट हम चलाते थे या गुड नाइट चलाते थे, मच्छर भाग जाते थे। आज की तारीख में नहीं भागते, क्योंकि ज्यादा यूज करने की वजह से क्या यस डेवलप हो रही सर। है, रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो रही है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पावर। पावर। तो जिस चीज को जितना ज्यादा यूज करोगे उसकी उतनी ही एडवर्स कंडीशन हो जाती है, रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाती है। क्लियर? वो सारा एग्जांपल नेचुरल सिलेक्शन का है। अगला है हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस डेवलप इन वाइल्ड वैरायटीज। कहने का मतलब ये है कि आप लोग जानते हो, जब आप कोई क्रॉप को उगाते हैं, हम जब क्रॉप को हम ग्रो कराते हैं तो क्रॉप के साथ कुछ अनवांटेड क्रॉप भी उग जाती हैं, और वो अनवांटेड क्रॉप जो होती हैं उनको हम नाम देते हैं क्या? वीड्स। 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 ठीक है। अब हम उन वीड्स को खत्म करने के लिए हर क्या यूज करते हैं? हर्बिसाइड्स यूज करते हैं। लेकिन हर्बिसाइड्स का ज्यादा यूज करने की वजह से उन वीड्स के अंदर उनके अगेंस्ट क्या डेवलप हो गई? रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो गई। रेजिस्टेंस पावर। तो ये क्या है? इट इज द गुड एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो यानी कि चाहे इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म हो, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म में ह्यूमन ने इंडस्ट्री को प्लेस किया था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स का यूज करवा दिया था, और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस में हर्बिसाइड्स। अगर ये ह्यूमन ना करता तो क्या रेजिस्टेंस पावर डेवलप होती? यानी कि तीनों के अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट है? मैन का। इसीलिए मैन तीनों का क्या है? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है। और तीनों ही क्या है? स्टोचैस्टिक प्रोसेस है, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। सभी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। और प्रोबेबिलिटी बनने की वजह क्या है? दो वजह है। चांस इवेंट इन नेचर, नेचर में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो जाती है। बताइए, बात समझ में आई नहीं आई? बताइए, सब कुछ समझ यस में आ सर। गया? हाँ, चलिए। अब अगला आता है, अपनी कॉपी में हेड डालिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन बच्चे ने लिख रखा, लेकिन मैं लिखवा देता हूँ। लिखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन। चलिए कॉपी में हेड डालिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन। पता बेटा, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में कौन सिलेक्शन करेगा? कौन सिलेक्शन करेगा? बोलो। मैन। मैन सेलेक्ट करेगा। हाँ, मैन सेलेक्ट करेगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल कुत्तों की डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स आती हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन हैं। पीजन की डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स आती हैं एनिमल्स में, है ना। घॉर्स की डिफरेंट ब्रीड आती हैं, काऊ की इंटरब्रीड आती हैं, काफी सारी ऐसी ब्रीड्स आती हैं एनिमल्स की जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन ह्यूमन ने उनको बनाया है। सेम इसी तरीके से प्लांट्स में भी है। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या करता है जो ह्यूमन है, वो ह्यूमन क्या करते हैं, वो दो जैसे एनिमल है तो दो एनिमल के ट्रेट्स को वो सेलेक्ट कर लेगा। जैसे एक एनिमल, जैसे एक काऊ है, अगर काऊ की जो रेजिस्टेंस पावर होती है या इम्यूनिटी होती है वो बफेलो के कंपेयर में कम होती है। बफेलो के कंपेयर में क्या होती है? कम होती है सर। कम होती है। कम होती इसीलिए है। इसीलिए काऊ को बीमारियां ज्यादा लगती हैं और उनका डेथ रेट एज कम्पेयर टू बफेलो ज्यादा रहता है। ठीक है। यस अब हमें कोई ऐसी ज्यादा दूध देने वाली गाय बनानी है, लेकिन जब ज्यादा दूध देने वाली गाय बनानी है तो फीचर्स का और ध्यान रखना है कि दूध भी अच्छा रहे, क्वालिटी भी अच्छी रहे, लेकिन न्यूट्रिशन पावर काऊ, सर। हाँ, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अच्छी रहे, लेकिन काऊ की हेल्थ भी अच्छी रहे, काऊ की बिल्ट भी अच्छी हो, काऊ देखने में सुंदर है कि साफ सुथरी लगे। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा बुल ले लेंगे, ठीक है, जिसकी लंबाई बहुत अच्छी है, चौड़ाई बहुत अच्छी है, बिल्ट बहुत अच्छी है, स्वस्थ है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। और एक ऐसी काऊ ले लेंगे दूसरी फीमेल जिसके अंदर मिल्क क्वालिटी अच्छी है, मिल्क की क्वांटिटी अच्छी है और मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, आर्टिफिशियली करके दोनों का क्रॉस करा देंगे। और क्रॉस करने के बाद जो हाइब्रिड बनेगा यानी कि ऑफ स्प्रिंग बनेगा, उसके अंदर दोनों के करेक्टर्स आ जाएंगे। अरे नई बात समझ में आई? यस सर। यस ठीक सर। है। तो यस इस सर। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को सेलेक्ट करके, उनके करेक्टर्स को सेलेक्ट करके जो हमने एक नई हाइब्रिड्स तैयार करा, उसके अंदर दोनों पेरेंट्स के करेक्टर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। और वो ज्यादा बेटर एडेप्टेबल होगा एज कंपेयर टू पेरेंट्स। बोलो यस या नो? यस सर। यस सर। हाँ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसको क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो लिखो, इस बात को लिखो। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बाद लिखो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इज द selective breeding or plants selective breeding of plants or animals. Artificial selection is the selective breeding of plants or animals
फोर डिजायर्ड ट्रेट्स, फोर डिजायर्ड ट्रेट, डिजायर्ड क्यों कहा, जो हमारी इच्छा के अनुसार जो ट्रेट्स हैं उन्हीं को तो लेंगे हम। फोर डिजायर्ड ट्रेट्स, डिजायर्ड ट्रेट्स। अगला पॉइंट लिखिए, इट इज डन आर्टिफिशियली, नेचुरली तो हो नहीं रहा ये, इट इज डन आर्टिफिशियली by employing, EMPLOYING, by employing various breeding methods, various breeding, various breeding methods, and that's why it is called, and that's why it is called artificial selection, artificial selection। अगला लिखिए, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ, following are the example of artificial selection। कुछ एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन के, जैसे नंबर फर्स्ट लिखो, जनरेशन ऑफ, जनरेशन ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, कॉमा काउज, कॉमा शीप, एटसेट्रा, एटसेट्रा। सेकेंड लिखिए, जनरेशन ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स, generation of different vegetables like broccoli, like broccoli, comma kale, 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 comma cauliflower, comma cauliflower, etc. from wild mustard। किससे बनाई गई है ये, white mustard से, from White. white mustard। क्या लिखा बेटा, जल्दी बताओ। सेम मस्टर्ड से बनाए ये सब, हाँ सब वाइल्ड, कॉलीफ्लावर ये सब हाँ कुछ। सब वाइल्ड मस्टर्ड से बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, Yes, sir. लिखिए सेलेक्टिव ब्रीड, सेलेक्टिव ब्रीड आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स, वेरियस फील्ड्स लाइक, नंबर फर्स्ट लिखिए, एग्रीकल्चर। कहाँ पे यूज करते हैं इसका बेटा, जल्दी से बताओ, कौन बच्चा बताएगा। Agriculture. एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में, जैसे MS स्वामीनाथन ने भी किया था। एग्रीकल्चर। ठीक है, लिखो सबसे पहले लाइक एग्रीकल्चर। तो बेटा एग्रीकल्चर में इसका यूज करते हैं, ठीक है, हॉर्टिकल्चर में इसका यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं इसका, स्पोर्ट्स में इसका यूज करते हैं, और कहाँ यूज करते हैं, सिक्योरिटी में इसका यूज करते हैं। तो एग्रीकल्चर में लिख दो, एग्रीकल्चर में क्या करते हैं हम बेटा, काऊ और बफेलो की नई ब्रीड तैयार करते हैं, जिससे काऊ की क्वालिटी, मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अच्छी रहती हैं। लिखो, ही ब्रेड, ही ब्रेड, ही ब्रेड, ही ब्रेड वेरियस, वेरियस, नहीं नहीं वेरियस नहीं, ही ब्रीड काऊ, बफेलो, buffaloes, etc. to increase the yield and quality of yield, to increase the yield, yield का मतलब क्या होता है बेटा, क्वांटिटी। क्या लिखा, etc. to increase yield and quality of milk, quality of milk। अरे ठीक है, लिख लिया इतना। यस सर। हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, प्लांट्स की जो फर्टिलिटी है, सॉरी फर्टाइल प्रॉपर्टी है, उसको बढ़ा देते हैं ताकि वो ज्यादा अमाउंट में फ्रूट्स दे। लिखो हॉर्टिकल्चर, इन हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है, लिख दो ब्रैकेट में, साइंस ऑफ प्लांट कल्टीवेशन। क्या है ये,
साइंस ऑफ प्लांट कल्टीवेशन, प्लांट कल्टीवेशन लिखो। ही सर ब्रेड, हाँ सर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस क्या है? एग्रीकल्चर में हम ये बना रहे हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स का यूज कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में हम प्लांट्स पे काम कर रहे हैं। नहीं, वैसे जनरल भी अगर देखें सर, जनरल डेफिनेशन वाइज भी जाए तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में मेन डिफरेंस क्या चीज का है? क्या चीज का मतलब, बता तो रहा हूँ ये बात। एग्रीकल्चर में एनिमल्स के लिए यूज करते हैं वर्ड, और हॉर्टिकल्चर प्लांट्स के लिए। हाँ, हॉर्टिकल्चर में केवल डायरेक्टली हम प्लांट्स का यूज करेंगे, केवल उसमें किसी एनिमल का यूज नहीं करेंगे। ओके सर। लिखो, ही ब्रेड मैन, ही ब्रेड वेरियस क्रॉप, वेरियस क्रॉप, क्रॉप मतलब फसल, वेरियस क्रॉप्स टू इम्प्रूव यील्ड, यील्ड का मतलब क्या होता है, मात्रा यानी कि क्वांटिटी, यील्ड कॉमा न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड डिसीज रेजिस्टेंस क्रॉप्स, डिसीज रेजिस्टेंस क्रॉप्स वो तैयार करते हैं, डिसीज रेजिस्टेंस क्रॉप्स। ही ब्रेड Yes, sir. बेटर, लिखो ही ब्रेड बेटर ब्रीड्स ऑफ फाउल, FOWLS, फाउल्स क्या होते हैं, जो मुर्गे होते हैं, देसी मुर्गे, उन तुमने देखा होगा मुर्गों की फाइटिंग होती है ना। हाँ, फाउल FOWLS, FOWLS फाउल्स कॉमा बुल्स एंड हॉर्स फॉर कॉक फाइटिंग, मुर्गों की लड़ाई, फॉर कॉक फाइटिंग कॉमा बुल रेस, बुल रेस एंड हॉर्स रेस रेस्पेक्टिवली। सर ये तो डॉग्स में भी होता होगा ना? तो कुत्तों की लड़ाई कहाँ कराते हैं हम लोग, नहीं हमने देखा कराते नहीं सर? ना। हाँ, कुत्तों की नहीं तो रेस कराते, करे, हाँ डॉग की रेस कराते हैं, लड़ाई की थोड़ी करवाएंगे। कराते हैं सर। अब तुम घर में करा लो वो बात अलग है। नहीं नहीं, प्रोफेशनल वैसे भी कराते हैं सर, इसलिए तो मैंने बोला। कराते हो प्रोफेशनली, है वो क्या करते होंगे ना, एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले के कुत्तों से लड़ाई करवाते होंगे, इससे इन्होंने प्रोफेशनली वर्ड यूज यस किया। सर, ये हाँ प्रोफेशनली। हाँ हाँ। चलिए अगला लिखिए, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर्पज के लिए भी कुछ एनिमल्स बनाते हैं, जैसे हॉर्स है, जैसे कैमल है, जैसे डॉग है ना। तो लिखिए, ही ब्रेड गुड एंड पावरफुल ब्रीड, ही ब्रेड BRED, ही ब्रेड ये ब्रीड गुड एंड पावरफुल ब्रीड्स ऑफ, गुड पावरफुल ब्रीड्स ऑफ हॉर्स कैमल एंड डॉग एटसेट्रा, हॉर्स कैमल एंड डॉग एटसेट्रा। ठीक है, तो जितने एग्जांपल्स मैंने लिखवा दिए, इससे बाहर नहीं आ सकता कोई भी क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया। सर कैमल को भी सिक्योरिटी पर्पस में यूज करते सिक्योरिटी। हैं। बेटा तो रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं, तो रेगिस्तान में घोड़ा थोड़ी ना चलेगा, उस हाँ पे जो ये तो है। उस पे फोर्स बैठ के कौन सी, किस पे घूमती है, कैमल पे बैठ के तो घूमती है। हाँ चलिए अगली बात करते हैं। चलिए तो बताओ, आपको सिलेक्शन आर्टिफिशियल के एग्जांपल उसके कुछ। यस सर। चलिए अगला आता है एडेप्टिव रेडिएशन। अगला क्या है टॉपिक, एडेप्टिव एडेप्टिव रेडिएशन। रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन। बेस्ट एग्जांपल डार्विन फिंचेस। बेटा क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, और चार्ल्स डार्विन को ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक शिप था HMS बीगल, उस HMS बीगल के ऊपर चार्ल्स डार्विन को 1831 में एज ए नेचरिस्ट अपॉइंट किया था, और 1831 में से लेकर 1836 तक चार्ल्स डार्विन वर्ल्ड सर्वे के लिए गए थे, 5 साल के लिए गए थे। तो उस समय वो साउथ अमेरिका के में 21 आइलैंड्स एक लाइन से थे, उन लैंड्स पे गए थे, जिनको आइलैंड्स पे गए थे, जिनको उन्होंने नाम दिया गैलोपागोस आइलैंड। क्या नाम दिया? गैलापागोस आइलैंड। यस। गैलापागोस और आइलैंड। उन्होंने उन आइलैंड्स पे देखा कि छोटी छोटी चिड़िया प्रेजेंट थी उन उन आइलैंड्स के ऊपर, ठीक है, लेकिन किसी के बीक में चेंज था, किसी की फीडिंग हैबिट में चेंज था, लेकिन देखने में सिमिलर थी। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया
कि ये इसलिए हुआ, उन बर्ड्स को उन्होंने नाम दिया डार्विन फिंचेस, ठीक है। और उन्होंने कहा कि पहले जो बर्ड्स थी ये सारी की सारी सिंगल लैंड पे थी, एक ही लैंड पे प्रेजेंट थी, लेकिन बाद में ये बर्ड्स उड़कर दूसरे आइलैंड पे चली गई, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट्स में चली गई, लेकिन ये इतनी दूर उड़ गई कि ये वापस अपनी पेरेंटल लैंड पे नहीं आ पाई, ठीक है। तो अब ये उसी आइलैंड्स पे रहने लगी। अब उस आइलैंड्स पे अगर फिश ज्यादा थी तो ये नेचर में कार्निवोरस हो गई, तो इनकी बीक कार्निवोरस की तरह चेंज हो गई ताकि फिश को पकड़ सकें। कहीं पे फ्रूट्स ज्यादा थे तो फ्रूटीवोरस, तो इनकी वीक फ्रूट फ्रूट को खाने के लिए उसकी तरह चेंज हो गई। तो इस तरीके से इनकी फीडिंग हैबिट और चोंच में यानी कि वीक इनकी चेंज हो गई, ठीक है। इसीलिए इसीलिए इस इट इज द गुड एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन क्यों होगा? रेडिएशन का मतलब फैलना, यानी कि अपनी पेरेंटल एंड से उड़कर डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट में चली गई, यानी कि रेडिएट कर गई, और वहां जाके उन्होंने एडेप्टेशन करके एक नई स्पीसीज बना ली। इसीलिए इसको कहा जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। सर इसे हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी कह सकते हैं। कह सकते हैं, ठीक है। ओके सर। अगला है, देखो वो जो बात मैंने बताई वो लिखा है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन गिवन जियोग्राफिकल एरिया फ्रॉम ए पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से, एंड लिटरली रेडिएट टू अदर एरिया ऑफ जियोग्राफी, अदर एरिया में चली जाएं, कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन। जैसे एग्जांपल है डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, और थर्ड एग्जांपल है प्लेसेंटल मैमल्स। बताइए समझ में आया नहीं आया? यस सर। सर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स कैसे? वो तो एक ही जगह पे है, वो तो रेडिएट नहीं होते। है ये होता है ना एडेप्टिव रेडिएशन की, एक पॉइंट से रेडिएट करते हैं, तो बेटा, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल तो रेडिएट नहीं करेगा। बेटा ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल्स क्यों नहीं हुआ? ऑस्ट्रेलिया जो था वो अलग नहीं हो गया था अपनी पेरेंटल लैंड से? बताया नहीं था बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में? हाँ आपने वो तो बताया। तो जब वो अपनी वापस नहीं आ पाए तो उन्होंने एक नई स्पीसीज बना ली, ठीक है। तो उसको वो स्पीसीज जो बनी, जो नई स्पीसीज, वो रेस्ट्रिक्टेड स्पीसीज हुई, ठीक है ना। और वो रेडिएशन क्या है? एडेप्टिव रेडिएशन ही तो हुआ। ओके सर। हम्म, सर प्लेसेंटल मैमल्स भी क्या इसमें ही आएंगे एडेप्टिव रेडिएशंस में? बिल्कुल प्लेसेंटल मैमल्स भी इसमें आएंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हैबिटाट्स में चले जाएंगे ना ये। जो प्लेसेंटल मैमल्स हैं, कोई पानी में चला गया, कोई हवा में चला गया, कोई, तो उसकी वजह से उनमें एडेप्टेशन भी डिफरेंट हो जाएगी ना। यस सर। हाँ, तो एडेप्टिव रेडिएशन एग्जांपल हो गया ना। एक मिनट, ठीक है बच्चों, यस सर। चलिए। यस सर। अच्छा, अब इससे अगले जो नोट्स हैं वो वो दे रखे हैं मैंने आप लोगों को, सबको मिल गए थे? नो सर। ठीक है, चलो। तो अब बात करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की, ठीक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है? देखो, जब प्लेसेंटल मैमल्स और मार्सुपियल मैमल्स के बीच में रिजेम्बलेंस शो हो, क्या शो हो? रिजेम्बलेंस। यानी रिजेम्बलेंस किस चीज की? देखने में भी वो सिमिलर है, फीडिंग हैबिट, खाने में भी वो सिमिलर है, तो तब हम उसे नाम देते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या नाम देते हैं? क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हाँ, तो देखो लिखा है, it was seen that many placental mammals resemble the marsupial mammals not only in structure, केवल स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी नहीं होती, उनके फंक्शन में भी सिमिलरिटी हो सकती है। तो ऐसे इवोल्यूशन को हम नाम देंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? यस सर। बोलो। चलिए हैंड डाल Yes. दीजिए, यहाँ पे लिखने, बच्चे को लिखवाया था, लिखा नहीं है, आप लोग लिख दो एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हैंड डाल दीजिए, एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
ये देखिए, इधर आपको एक तरफ लिखो प्लेसेंटल मैमल्स, एक तरफ लिखो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, और दोनों के बीच में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रहा है। कौन सा इवोल्यूशन हो रहा है दोनों के बीच में? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, हाँ कन्वर्जेंट। हाँ, तो देखो प्लेसेंटल मैमल्स में मोल किसके साथ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, जल्दी से बताओ? मार्सुपियल मोल। मार्सुपियल मोल्स। हाँ, लिखते चले यस जाओ जल्दी जल्दी। एंटीएटर किसके साथ दिखाता है? नम्बेट के साथ दिखाता है। माउस किसके साथ दिखाता है? मार्सुपियल माउस के साथ। लीमर किसके साथ दिखाता है? स्पॉटेड कस्कस के साथ। फ्लाइंग स्क्वायरल किसके साथ दिखाता है? फ्लाइंग फैलेंजर के साथ। बॉब कैट किसके साथ दिखाता है? टेस्मियन टाइगर कैट के साथ। वॉल्फ किसके साथ दिखाता है? टेस्मेनियन वॉल्फ के साथ। बेटा ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए रट लेना, बिल्कुल। सर हाँ सर इसमें ये हो रहा है कि जैसे प्लेसेंटल मैमल्स जो है इनका एक अलग से एडेप्टिव रेडिएशन हुआ और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का अलग से हुआ और फिर ये आपस में कहीं ना कहीं आगे कन्वर्ज कर जा रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कुछ फीचर्स में। बेटा, प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एक तरह से कॉमन एंसेस्ट्री को शो कर रहे हैं ना, कि पहले यस सर। कभी। हाँ ठीक है, तो फिलहाल तुम डायरेक्टली कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के ज्यादा नहीं सोचना है, तुम्हें साइंटिस्ट नहीं बनना है, तुम्हें सिर्फ एग्जांपल याद कर लो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। हर चीज को सर रिलेट क्लियरली मत वही करो। सर कॉमन कन्वर्जेंट क्यों एंसेस्ट्री को हुआ तो सर, करेंगे ही वैसे नहीं तो ना ये शो। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मेरा कहने का मतलब ये है, कॉमन एंसेस्ट्री को नहीं करेंगे वो बात ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में जब भी सिमिलरिटी दिखाई दे, रिजेम्बलेंस शो दिखाई दे, तो उसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहा जाता है। बात समझ एनालोगस में आई? ऑर्गन्स होंगे ना सर इन दोनों के हाँ, पास। यानी कि ओरिजिन तो दोनों के अलग है, लेकिन दोनों के जो फंक्शंस हैं वो कैसे हैं? सेम। सेम। सिमिलर। सिमिलर, यस सर। हाँ, तो ऐसे इवोल्यूशन को हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि एनालोगस ऑर्गन। लिखो जल्दी फटाक से। हाँ सर एनसीईआरटी में सर एक वो डायग्राम है अडेप्टिव रेडिएशन का मार्सुपियल ऑस्ट्रेलियन का, वो भी याद करना है क्या? कौन कौन से? डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं, केवल नाम याद रखना है। हाँ मतलब डायग्राम में नाम लिखे हुए हैं बहुत सारे। नहीं नहीं, वो याद नहीं करना है। ठीक है। जल्दी जल्दी लिख दो बच्चों, जल्दी जल्दी, तुम तो पूरे साइंटिस्ट बन गए। लिख दिया सर ये। लिख दिया, चलो। अब आते हैं, अगला क्या आता है? थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। क्या आती है बेटा? थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। यस सर। समझा देता हूँ पहले पूरी की पूरी थ्योरी, उसके बाद देखिए बेटा, यहाँ पे हम 3 थ्योरी पढ़ेंगे। बेटा म्यूट कर देना। लेमार्क्स थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं लेमार्किज्म। सेकंड थ्योरी पढ़ेंगे हम डार्विन्स थ्योरी। कौन सी पढ़ेंगे, बोलते जाओ। डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी। अच्छा, इससे पहले एक थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म थ्योरी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डार्विन्स थ्योरी। डार्विनिज्म भी बोलते हैं उसको। और उसके बाद पढ़ेंगे म्यूटेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे? म्यूटेशन थ्योरी। हाँ, म्यूटेशन थ्योरी। और म्यूटेशन थ्योरी के बाद में हम पढ़ेंगे हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। और हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अरे क्लियर है? यस सर। यस सर। तो यस अब सर। क्या हुआ होगा उस तरीके से सोचना है, बहुत ही आसान है, इतना आसान कि मैं बता नहीं सकता, बस सुनते जाना है। देखो बेटा, लेमार्क्स थ्योरी या लेमार्किज्म जो दी थी, उस साइंटिस्ट का नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। क्या नाम था? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। हाँ, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। यानी कि जो लेमार्क। सर सिर्फ लमार ने याद कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, हाँ हाँ। लेमार्क थ्योरी वाज गिवन बाय, साइंटिस्ट का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, और ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इनका बर्थ 1744 में हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1829 में। क्लियर? यस सर। बोलो। यस सर। और ये जो थ्योरी थी, ये पहली ऐसी थ्योरी थी जो सबसे पहले इवोल्यूशन के लिए प्रेजेंट की गई थी। यानी कि दिस इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड ऑन लॉजिक्स। जो किस पे बेस्ड थी? लॉजिक के। लॉजिक। लॉजिक्स पे। लॉजिक्स मतलब, लॉजिक क्या? एविडेंसेस को देख देख के बनाई गई, यस सर। फीचर्स को देख के, एनिमल के अंदर फीचर देखे, उससे आइडिया लगाया गया। ठीक है। और लेमार्क वाज द ग्रेटेस्ट फ्रेंच नेचरिस्ट थे।
ठीक है। और लेमार्क्स ने एक लेमार्क्स थ्योरी जो लिखी थी वो एक बुक के अंदर पब्लिश की थी 1809 में। उस बुक का नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजिक। कौन सी बुक थी? फिलोसॉफिक जूलॉजी फिलोसॉफिक जूलॉजिक कब लिखी थी? 1809 में सर। 1809। 1809 में, ठीक है। यस हाँ, और इसके दो की कॉन्सेप्ट थे लेमार्क्स थ्योरी के। एक वर्ड इन्होंने कहा था, पहला की कॉन्सेप्ट था इनका यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इन्होंने कहा था जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से कुछ ऑर्गन्स का यूज ज्यादा होता है, कुछ ऑर्गन्स का यूज कम होता है। जिन ऑर्गन्स का यूज ज्यादा होता है वो बिकम मोर डेवलप, वो ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, और जिन ऑर्गन्स का यूज कम होता है बिकम लेस डेवलप, वो लेस डेवलप हो जाते हैं। यानी कि इन्होंने यहाँ पे सिंपल वर्ड में एक कहा कि जो ऑर्गन का जो डेवलपमेंट है और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इट्स यूज। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यानी कि Yes, स्ट्रेंथ, हाँ, उसकी स्ट्रेंथ यानी कि उसकी ताकत एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूज। यानी कि जितना ज्यादा यूज होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उस ऑर्गन की, उतनी ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा, और जितना कम यूज होगा उतनी ही कम स्ट्रेंथ होगी, उतना ही वो वीक होगा। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? yes, Yes. sir. ठीक है। और इस वजह से डिसयूज ऑफ ऑर्गन की वजह से जो करेक्टर्स डेवलप होते हैं एनिमल्स के अंदर उनको कहा जाता है एक्वायर्ड करेक्टर्स। और वो एक्वायर्ड करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यानी कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में चली जाती है और एक नई स्पीसीज बना लेती है। दिस इज कॉल्ड लेमार्क्स थ्योरी। बताया, बात समझ में आई नहीं आई? तो यानी कि दो की Yes, कॉन्सेप्ट हो गया इसके, एक हो गया यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और सेकंड की कॉन्सेप्ट हो गया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। नहीं बात समझ में आई आपको? Yes, sir. yes, sir. तो देखो लिखा है लेमार्क्स थ्योरी ऑल्सो कॉल्ड थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। इसको हम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये इस पे बेस्ड है, और थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स भी कहते हैं क्योंकि दो इसके की कॉन्सेप्ट है तो दो नाम इसको दिए जा सकते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ लेमार्क्स थ्योरी। लेमार्क्स थ्योरी को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है इस बात को समझो। तो एक्सप्लेन पहले मैं आगे की लाइन है पहले उससे एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद जो है बताएंगे। देखिए 3-4 यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, 1 2 3 4। पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा every organism and their organs have tendency to continuously increase in size due to internal forces। इन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म और उसका ऑर्गन कंटिन्यूअसली अपने साइज को इंक्रीज करता है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस। यानी कि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इंटरनल फोर्सेस उनको लगते हैं जिसकी वजह से उनके साइज में वृद्धि होती है, उनके साइज इंक्रीज होते हैं। नाम समझ में आई? बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स इज द रिजल्ट ऑफ नीड और वांट कंटिन्यूअसली फेल्ट बाय ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखो अब एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। जब एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे तो इंडिविजुअल में भी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी चेंजेस आएंगे, यानी कि उसकी नीड बढ़ेगी, चाहत बढ़ेगी। अरे बोलो। Yes, sir. वो सोचेगा एनवायरनमेंट में जिस तरीके का चेंजेस हैं उसी तरीके की वो इच्छा रखेगा कि काश मेरे अंदर ऐसे चेंजेस आए जो इस एनवायरनमेंट के लिए फेवरेबल हो जाए। अरे बोलिए। तो यानी कि Yes. जो न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑर्गेनिज्म की डिजायर पर, यानी कि उसकी नीड पे डिपेंड करता है। नई बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और नीड और डिजायर को हम नाम देते हैं एपिटेंसी। क्या नाम देते हैं? Appetency. हाँ, Appetency. इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को सेकंड वाले को कहा जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ एपिटेंसी। एपिटेंसी मतलब डिजायर। अरे क्लियर? Yes, Yes, sir. यस सर। उसके बाद थर्ड डॉक्ट्राइन कॉन्सेप्ट आता मतलब? है डॉक्ट्राइन मतलब थ्योरी। ओके। ठीक है। अगला आता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अब मैंने आपको बताया जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होंगे कुछ ऑर्गन्स का यूज ज्यादा होगा, कुछ ऑर्गन्स का यूज कम होगा। तो जिन ऑर्गन्स का यूज ज्यादा होगा वो उनकी स्ट्रेंथ और डेवलपमेंट ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा. ज्यादा। ज्यादा। और जिन ऑर्गन्स का यूज कम होगा
वो कैसे हो जाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो वीक हो जाएंगे, लेस डेवलप हो जाएंगे। बोलो यस या नो। Yes, दिस sir. इज Yes, कॉल्ड sir. यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो देखो लिखो, सम ऑर्गन्स आर मोर यूज्ड सो बिकम मोर डेवलप्ड एंड सम ऑर्गन्स आर लेस यूज्ड सो बिकम लेस डेवलप्ड, यानी कि वीक। क्लियर? Yes, sir. यानी कि यहाँ से Yes, एक sir. नोट पॉइंट आता है कि डेवलपमेंट एंड पावर ऑफ एक्शन ऑफ एन ऑर्गन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूज। यानी कि किसी ऑर्गन के जो पावर करने, एक्शन करने की जो पावर होती है या उसके डेवलपमेंट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके यूज की होती है। यानी कि जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी उसमें पावर होगी, ताकत होगी, उतना ही ज्यादा वो डेवलप होगा। आप लोग जिम करते हो, जिम में आप मसल्स को एक्टिव ही तो करते हो ताकि ज्यादा डेवलप हो जाए, उनका पावर बढ़ जाए। जिम वाला आदमी 100 किलो आज वजन उठा लेता है, तुम उठा नहीं पाओगे, क्योंकि उसने अपनी मसल्स को क्या कर दिया है, यूज कर करके एक्टिव कर दिया है। नहीं बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। फोर्थ कॉन्सेप्ट इन्होंने कहा कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की वजह से जो करेक्टर्स डेवलप होते हैं, उन करेक्टर्स को हम बोलते हैं एक्वायर्ड करेक्टर, और ये एक्वायर्ड करेक्टर जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिटेट होते चले जाते हैं और एक नई स्पीसीज बना लेते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसको कहा जाता है, Yes, फोर्थ sir. कॉन्सेप्ट को, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स। क्या बोलते हैं? Inheritance of Inheritance of acquired characters. हाँ। तो यानी कि ड्यू टू यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एक्वायर्ड करेक्टर्स आर डेवलप विच ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि इनहेरिटेंस के थ्रू वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं और एक Offspring. नई स्पीसीज बना देते हैं। बताइए, चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए आप लोगों को? नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और इन्होंने जो बेस्ट एग्जांपल दिया था, वो बेस्ट एग्जांपल इन्होंने दिया जिराफ का। किसका एग्जांपल दिया इन्होंने? Giraffe. Giraffe. जिराफ। Giraffe का. जिराफ का। इन्होंने कहा कि जो जिराफ थे पहले, वो शुरुआत में घोड़े जैसे थे, उनके आगे के पैर और पीछे के पैर बराबर थे, उनकी गर्दन भी छोटी थी। लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते गए, जो ट्री था, ट्रीज की हाइट क्या हो गई, लंबी हो गई। जब ट्री लंबे लंबे होने लगे तो उनकी पत्तियां भी ऊंचाई पे रहने लगी। तो उनको खाने के लिए, इनको सरवाइव करना था, तो उनको सरवाइव करने के लिए उन्हें खाना जरूरी था। तो खाने के लिए क्या करते थे, अपनी नेक को और आगे के पैरों को, यानी कि फोर लिम्स को रेगुलरली स्ट्रेच करते थे, खींचते थे ताकि ये पत्तियां खा सके। स्ट्रेच करते थे, खींचते थे, यानी कि उचकाते थे। ये जो एक्वायर्ड करेक्टर है, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता चला गया। और आज की तारीख में जो जिराफ है, जिराफ के अंदर आगे गर्दन लंबी मिलती है और आगे के पैर लंबे मिलते हैं। तो आगे के पैर जो लंबे हैं और गर्दन लंबी है, ये क्या है उसके अंदर, जिराफ के अंदर? एक्वायर्ड करेक्टर। जो क्यों डेवलप हुआ है? ड्यू टू नीड की वजह से डेवलप हुआ है। इस तरीके से ना होता तो जिराफ जिंदा ना रहता। अरे बात समझ में आई Yes, या नहीं आई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्लियर है सबको? जिराफ का एग्जांपल Yes, बोलो। sir. चलिए, Yes, sir. अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ ना एविडेंसेस भी दिए इन्होंने। तो उन्हें कहा एविडेंसेस इन फेवर ऑफ लैमार्किज्म, यानी कुछ ऐसे एविडेंसेस आते हैं जो लैमार्क्स थ्योरी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे पहला, लिम्स अब्सेंट इन स्नेक। स्नेक के अंदर लिम्स अब्सेंट होते हैं, फिर भी इनको टेट्रापोडा में रखा जाता है। सांप में Yes, पैर sir. नहीं होते, फिर भी टेट्रापोडा में रखा जाता है। क्यों? Yes, sir. क्योंकि सांप में इसलिए टेट्रापोडा में रखा जाता है क्योंकि सांप में लिम्स तो नहीं होते, लेकिन लिम्स के अवशेष मिलते हैं। Remnants. ठीक है, रेमनेंट्स मिलते हैं। Yes. और वो इस बात को प्रूव करते हैं कि स्नेक के जो एंसेस्टर थे, वो लिम्स, उनमें लिम्स प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे जैसे Yes, sir. इवोल्यूशन में चेंजेस हुए हैं, उन लिम्स का यूज कम हो गया है और आज की तारीख में स्नेक में लिम्स नहीं मिलते। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? Yes, sir. ठीक है। Yes, अगला sir. है डेवलपमेंट ऑफ वेब इन एक्वेटिक बर्ड ड्यू टू कंटिन्यूअसली स्ट्रेचिंग ऑफ टोज। कहने का मतलब ये है कि जब इवोल्यूशन हो रहा था तो कुछ बर्ड पानी में चली गई थी, और पानी में जाने के बाद उन्हें पानी में सरवाइव करने के लिए लगातार स्विमिंग करनी थी, और स्विमिंग करने के लिए वो अपने जो टोज थे, उन टोज को कंटिन्यूअसली स्प्रेड करते थे ताकि वो पानी को काट सकें, तैर सकें। ऐसा जनरेशन टू जनरेशन जाता गया और आज की तारीख में जो एक्वेटिक बर्ड्स होती हैं, उनके टोज के बीच में वेब मिलते हैं जो उनको स्विमिंग में Yes, हेल्प sir. करते हैं। स्विमिंग Yes. में हेल्प, तो जो ये वेब डेवलप हुए, ये क्या है? एक्वायर्ड करेक्टर है। नहीं बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अगला है रूडिमेंट्री आई इन केव डिवेलर्स एंड बॉटम डिवेलर्स। केव डिवेलर्स वो होते हैं जो गुफाओं में रहते हैं एनिमल्स, बॉटम डिवेलर वो होते हैं जो सी के बॉटम पे रहते हैं। तो दोनों जगहों पर ही अंधेरा होता है। केव डिवेलर्स में अंधेरे में रहते हैं, वहां पे भी हवा, वहां पे भी रोशनी नहीं होती, और जो बॉटम डिवेलर्स होते हैं उनमें भी, वहां पर भी रोशनी नहीं होती। जब रोशनी नहीं होती तो
रोशनी नहीं होती तो वहां पे इनका आइज का यूज धीरे धीरे कम होने लगा, तो आइज का यूज कम होने लगा तो इनकी आइज कैसी होगी, रूडिमेंट्री हो गई। कैसी होगी, रूडिमेंट्री। यानी कि यानी कि केव ड्वेलर्स और बॉटम ड्वेलर्स में आइज की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां तो अंधेरा है, लेकिन फिर भी वहां पे रूडिमेंट्री आई मिल रही है। वो इस बात को बता रही है कि इनके जो एंसेस्टर थे वो क्या थे, उनमें आइज कैसी थी, फंक्शनल थी। लेकिन वो एंसेस्टर जब गुफाओं में रहने लगे और बॉटम ऑफ वाटर में रहने लगे तो वहां पे आंखों का यूज कम हो गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो क्या हो गई, रूडिमेंट्री हो गई। ठीक है, और आज की तारीख में रूडिमेंट्री आई की फॉर्म में मिलती है। नहीं बात समझ में आई? यस तो, सर। तो इन्होंने भी Yes, लेमार्क sir. थ्योरी को सपोर्ट कर दिया। इसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या बताते हैं, ये यही तो बताते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे उनके अंदर ये ऑर्गन फंक्शनल थे और कंप्लीट थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन में चेंजेस हुए, ये ऑर्गन्स कैसे हो गए, इनकम्प्लीट होते चले गए और नॉन फंक्शनल होते चले गए, और आज की तारीख में हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो हैं लेकिन नॉन फंक्शनल है। ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, और ये कॉमन एंसेस्ट्री को फेवर करते हैं और लेमार्क्स थ्योरी को फेवर करते हैं। बोलो। यस सर। Yes, sir. अगला है फ्लाइटलेस बर्ड्स। फ्लाइटलेस बर्ड बेटा जो होती हैं जैसे ऑस्ट्रिच, वो उड़ नहीं पाती, दौड़ती हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा इन बर्ड्स का क्या था, साइज बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़ा साइज है, ठीक है, बहुत भारी होती हैं, तो इसकी वजह से ये इन्हें उड़ने में दिक्कत आती थी, क्योंकि इनकी तो उड़ने तो ये क्या करती थी, दौड़ने लगी, उड़ने कम लगी, जिसकी वजह से लेग मसल्स ज्यादा स्ट्रांग हो गई, फ्लाइट मसल्स वीक हो गई। तो आज की तारीख में इन बर्ड्स, ये बर्ड्स जो हैं दौड़ती हैं, उड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी विंग्स मिलते हैं और विंग्स की प्रेजेंस ये बताती है कि इनके जो एंसेस्टर थे उनमें विंग्स प्रेजेंट थे और वो फंक्शनल थे। लेकिन धीरे धीरे इनका वो उनका यूज कम हो गया और आज की तारीख में ये फ्लाइटलेस बर्ड्स बन के रह गई। नहीं बात समझ में आई? सर जो इनके एंसेस्टर्स थे, Yes, sir. उनके पास भी तो सर हैवी वेट होगा ना, तो वो कैसे उठ पाते होंगे? है तो बेटा तभी तो उनका यूज कम हो गया, ओके सर। तभी तो वो रूडिमेंट्री होते चले गए। अगला है रिट्रैक्टाइल नेल्स। रिट्रैक्टाइल नेल्स, अगर आप किसी कार्निवोरस एनिमल को देखो जैसे लॉयन से टाइगर को, तो उसके आगे से नेल्स कर्व्ड होते हैं ऐसे। पहले ये कर्व्ड नहीं होते थे, Yes. स्ट्रेट होते थे, स्ट्रेट होते थे। तो जब स्ट्रेट होते थे तो जब ये दौड़ते थे तो ये स्ट्रेट जो नेल्स थे इनको दौड़ने में दिक्कत करते थे, तो धीरे धीरे ये आगे से कैसे हो गए, कर्व्ड हो गए, यानी कि रिट्रैक्टाइल हो गए, जिसकी वजह से ये दौड़ पाते हैं रनिंग एनिमल्स। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल किसके हैं, ये भी एग्जाम्पल लेमार्क्स थ्योरी को फेवर किया, यानी कि ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जिसने सपोर्ट किया था लेमार्क्स थ्योरी को। किसको सपोर्ट किया था? लेमार्क्स थ्योरी को। लेमार्क्स थ्योरी। Lamarck's theory. हाँ, इसके बाद बेटा अब आए क्रिटिसाइज्ड एविडेंस अगेंस्ट लेमार्क्स थ्योरी। बेटा देखो, सब लोगों के आलोचक तो होते हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा काम करो आपकी टांग खींचने वाले लोग तो होंगे होंगे, ये सच्चाई है। जैसे ईसा मसीह हैं, उन्होंने इतना अच्छे अच्छे काम किए थे, लेकिन उनको बाद में जो है क्या करा था, कील से गाड़ दिया गया था। ठीक है, टांग दिया था उस पे। टांग दिया हाँ. गया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो लेकिन आपके अगेंस्ट मिलेंगे। मोदी जी अच्छा काम करेंगे लेकिन अगेंस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे Yes, ही sir. लेमार्क्स थ्योरी को भी क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने एविडेंसेस रख दिए। पहला एविडेंस उन्होंने कहा कि पियर्सिंग ऑफ नोज एंड ईयर इन द इंडिया एंड चाइना। उन्होंने कहा कि इंडिया और चाइना में एक पुरानी प्रथा है कि नाक और कान को बींदा जाता है, यानी कि पियर्सिंग किया जाता है, छेद किया जाता है। तो बच्चे का जब जन्म होगा तो बच्चे के अंदर नाक और कान क्या होने चाहिए थे, बिंदे हुए होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने लेमार्क्स थ्योरी को धक्का दे दिया, क्रिटिसाइज कर दिया। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई सर। Yes, sir. नहीं आई? सर ये तो मतलब वो था ना कि ऐसा होता है कि नोज और ईयर को पियर्स कराना, तो सर हाँ फिर हाँ, तो फिर ये एक्वायर्ड कैरेक्टर बन जाना चाहिए था ना, ट्रांसफर होना चाहिए था। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। ठीक है ना। सेविंग इन मेल्स, लाखों करोड़ों साल से जो मेल हैं अपनी दाढ़ी को और मूंछों को क्या करते हैं, सेविंग करते हैं। ठीक है, तो जब सेविंग करते हैं तो जब इतनी पुरानी प्रथा है तो आज की तारीख में जो बच्चा पैदा होना चाहिए था मेल, वो बड़ा होकर उसके अंदर दाढ़ी और मूंछ नहीं आनी चाहिए थे, लेकिन फिर भी आती है। तो इसने भी क्रिटिसाइज कर दिया लेमार्क्स थ्योरी को। रेसलर बेबी, जो लोग बहुत रेसलर होते हैं जिनकी खानदानी पर कई हजार पीढ़ी तक वो रेसलर ही हैं, सारे पहलवान हैं, तो उनका बच्चा 6 पैक के साथ पैदा होना चाहिए था, 7 पैक के साथ, यानी कि बिल्ट उसकी मसल्स उसकी मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो नॉर्मल बच्चा पैदा होता है। क्यों? ये भी। अगला है रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ फीट इन चाइना। चाइना में जो लड़कियां होती हैं, जैसी लड़कियों का जन्म होता है तो उनके पैर को छोटा रखने के लिए लोहे के जूते पहनाए जाते हैं, और ये पुरानी प्रथा है। यस सर।
ठीक है। लेकिन Yes, sir. फिर भी जब बच्ची जब जन्म लेती है तो उसके जो पैर होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। क्यों? तो इन सभी एविडेंसेस ने लेमार्क थ्योरी को धक्का मारा, यानी कि क्रिटिसाइज कर दिया। ठीक है। उसके बाद लेमार्क थ्योरी को डिस्कार्ड करने के लिए एक थ्योरी आई जिसका नाम था थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म यहाँ पे दिख नहीं रहा, आप लिख लो थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। क्या है इस थ्योरी का नाम? Theory of germplasm. जर्म Theory of प्लाज्म। germplasm. हाँ, इस थ्योरी को जो दिया था वो दिया था ऑगस्ट वीजमान ने दिया था, और इसने इस थ्योरी ने दो चीजों को डिस्कार्ड किया था। डिस्कार्ड का मतलब होता है डिस्प्रूव किया था, लेमार्क थ्योरी को और पेंजेनेसिस थ्योरी ऑफ डार्विन को। किस किस को करा था इन्होंने डिस्कार्ड? Lamarck's theory को और Pangenesis theory of Darwin. हाँ, और इन्होंने क्या कहा? अगस्त वीजमान ने इन्होंने कहा सर अकॉर्डिंग टू किसने दी थी ये थ्योरी? अगस्त वीजमान, AUGUST, अगस्त वीजमान लिखा तो है, WEISMAAN, वीजमान। अच्छा, Yes. ओके सर। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बॉडी हैज टू पार्ट्स। इन्होंने कहा कि बॉडी के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सोमेटिक पार्ट और एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। सोमेटिक पार्ट होता है सोमेटिक सेल्स के अंदर, और सोमेटिक सेल्स के अंदर फिल्ड होता है सोमेटोप्लाज्म, और सोमेटोप्लाज्म होता है मोर्टल। मोर्टल मतलब अगर आदमी मर जाए तो ये सोमेटिक सेल्स भी मर जाती हैं और उसके अंदर जो सोमेटोप्लाज्म है वो भी डेड हो जाता है, मर जाता है। बट दूसरा पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स में मिलता है, जर्म सेल्स में मिलता है, और जर्म सेल्स के अंदर भरा होता है जर्म प्लाज्म, और जर्म प्लाज्म होता है इमोर्टल। और ये इमोर्टल होता है, और यही कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है। बात समझ में आई? यानी कि उन्होंने कहा कि जो करेक्टर सोमेटिक सेल सोमेटोप्लाज्म को प्रभावित करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि वो मोर्टल होता है। लेकिन जो करेक्टर जीन्स को या जर्म प्लाज्म को इनकॉर्पोरेट करेगा वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चला जाएगा। जबकि डार्विन ने कहा था कि सारे करेक्टर्स चले जाते हैं एक्वायर्ड करेक्टर। इन्होंने कहा नहीं, जो एक्वायर्ड करेक्टर जर्म प्लाज्म को इनकॉर्पोरेट करेगा या प्रभावित करेगा केवल वही करेक्टर ट्रांसफर होगा, बाकी नहीं होंगे। और इसको उन्होंने फिर बाद में नाम दिया था न्यू डार्विनिज्म। नई बात समझ में आई? Yes, sir. तो देखो लिखा है वीजमान एस्टेब्लिश दैट द जर्म्स यानी कि सेक्स सेल्स आर सेट अपार्ट फ्रॉम अदर बॉडी somatic cells early in embryonic development, so only the change in the germ plasm affect the character of future generation। केवल germ plasm ही future generation को change कर सकता है, सोमेटोप्लाज्म नहीं। ठीक है। और न्यू लैमार्किज्म में क्या कहा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओनली दोज कैरेक्टर इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विच इनकॉर्पोरेट टू जर्म प्लाज्म और जीन, जो केवल जर्म प्लाज्म और जीन को इनकॉर्पोरेट करेगा, प्रभावित करेगा, केवल वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होगा, बाकी नहीं होंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। सर डार्विन की वो कौन सी थ्योरी थी? डार्विन कहां से आ गया? लेमार्क थ्योरी है बेटे। तो नहीं सर, ऊपर आपने एक और लिखवाई है पेनजेनेसिस थ्योरी, पेनजेनेसिस थ्योरी। ठीक है। तो बताओ लेमार्क थ्योरी समझ में आई सब लोगों को? यस सर। ठीक है। चलिए, इसके बाद आती है बेटा डार्विन्स थ्योरी। अगली थ्योरी का नाम क्या है, जल्दी बोलो? डार्विनिज्म। डार्विनिज्म या डार्विन्स थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में करें? तो थकावट होगी आप लोगों को? यस सर। बेटा ये कर लेते हैं डार्विन्स थ्योरी, और वो फिर बराबरी हो जाओगे सब लोग तुम। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे सर। बेटा सिलेबस बहुत लंबा चला जाएगा, फिर बाद में तुम लोग कहोगे, सब लोग मुझे कहेंगे। कोई ठीक है नहीं सर, करा लो। 10 मिनट में ही हो जाएगी डार्विन। Yes, sir. हैं? थोड़ा सा ठीक है सर, करा लो। हाँ, ये मैं 12 बजे तक, यहीं 11:40 हो रहे हैं, 12 बजे मैं तुम्हारी क्लास छोड़ दूंगा। 12 बजे तक बैठे रहो, है ना? यस सर। 10 बजे। हाँ, डार्विन्स थ्योरी क्या है बेटा? डार्विन्स थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो डार्विन्स ने जो अपनी थ्योरी थी प्रेजेंट की थी, वो डिपेंड करती है नेचुरल सिलेक्शन पे। किस पे? नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी था नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। और ये जो डार्विन्स थ्योरी थी ये लेमार्क्स थ्योरी के बाद आई थी, यानी कि ही प्रेजेंट हिज थ्योरी आफ्टर लेमार्क्स थ्योरी, यानी कि लेमार्क्स थ्योरी के बाद आई थी डार्विन्स थ्योरी। ठीक है। और शुरुआत में डार्विन जो था बेटा, इसका इवोल्यूशन पे कोई ध्यान नहीं था। इसका इवोल्यूशन पे ध्यान तब गया था जब थॉमस माल्थस से मिला था और उसके साथ उसने वर्क किया था। ठीक है। तो देखो लिखा है इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस इन्फ्लुएंस द डार्विन। डार्विन के ऊपर जो प्रभाव पड़ा था, इन्फ्लुएंस पड़ा था, वो किसके साथ पड़ा था? थॉमस माल्थस के साथ काम करके। बात समझ में आई नहीं? हाँ।
और डार्विन थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। किसने दी थी डार्विन थ्योरी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी। कब दी थी? चार्ल्स और डार्विन। इनकी बर्थ हुई थी 1809 में, उनकी डेथ हुई थी 1882 में। ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डार्विन थे, डार्विन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने का एक जहाज था HMS बीगल, उसके ऊपर एज ए नेचरिस्ट अपॉइंट किया था और ये 5 साल के लिए वर्ल्ड सर्वे पे गए थे। और इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1831 में और जर्नी कंप्लीट कब हुई थी? 1836 में। उसके बाद जब ये बेटा अमेरिका के साउथ अमेरिका के गैलोपागोस आइलैंड पे गए तो वहां पे इन्होंने काफी सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करी। प्लांट्स मतलब फ्लोरा एंड एनिमल्स मतलब फोना, उनकी स्टडी करी। और वहीं पर ही इन्होंने डार्विन फिंचेस को देखा था। और डार्विन फिंचेस को देखा था, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। उसके बाद ये अपनी जर्नी से वापस आए थे और जर्नी से वापस आने के बाद इन्होंने 2 प्रिंसिपल्स को पढ़ा था। एक था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो कि लॉयल ने दिया था, एक प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ फीटेस्ट जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। देखिए लिखा हुआ है ये पॉइंट। He appointed as a naturist at HMS Beagle ship of British government for the survey of world for 5 years और इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1831 में, कंप्लीट हुई थी 1836 में। He travels many islands of South America and studied many flora and faunas. He traveled Galapagos Island and saw Darwin finches। किसको देखा था इन्होंने? डार्विन डार्विन फिंचेस को देखा। फिंचेस। एंड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिज जर्नी ही स्टडीड 2 प्रिंसिपल। यहाँ 3 लिख दिया बच्चे ने गलती से, 2 प्रिंसिपल की स्टडी की थी। पहले प्रिंसिपल का नाम था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, इसमें थोड़ा जियोलॉजी अलग तरीके से लिखा जाता है, जो कि लॉयल ने दिया था। एंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर। उसके बाद एल्फ्रेड रसल वेलेस के साथ मिलकर, एल्फ्रेड रसल वेलेस याद हो गया होगा जिसको मैंने बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में जिक्र किया था। एल्फ्रेड रसल वेलेस के साथ मिलकर इन्होंने 1858 में लंदन की एक सोसाइटी है लीनियन सोसाइटी, उसके अंदर जॉइंट पेपर पब्लिश किया था। तो देखो लिखा है ही पब्लिश ए जॉइंट पेपर विद वेलेस इन 1858 इन लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन। लीनियन की स्पेलिंग पूरी कर लेना, LINEAN, लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन। कहाँ पे दिया था इन्होंने जॉइंट पेपर, जल्दी बताओ। लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन। ठीक है। ऑफ लंदन। हाँ। आफ्टर दैट, बच्चे ने लिखा है डेथ। क्या लिखा है बच्चे ने यहाँ पर? डेथ लिख दिया सर। हाँ, अब आप बच्चे का मीनिंग समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है आफ्टर दैट ही रोट ए बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859। यानी कि उसके बाद, उसके मरने के बाद इन्होंने एक बुक लिखी। कौन सी? 1859 में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। सही है ये बात? सर मरने के बाद कोई कैसे नो लिख सकता सर, मरने के बाद क्या? नहीं हो सकता। सर आत्मा ने लिखा होगा शायद। कितने बढ़िया। ये आरएम का स्टूडेंट, ये आरएम का स्टूडेंट है और ये मुझसे ये कह रहा था कि सर मुझे एम्स चाहिए। अब क्या इस नोट्स को इसने 2-3 बार नहीं पढ़ा होगा? पढ़ा होगा ठीक है सर। ना? क्या Yes, sir, पढ़ा था। क्या मरने के बाद कोई बुक लिख सकता है? लेकिन इन No, sir. लेकिन इन गुरुजी के अकॉर्डिंग मरने के बाद चार्ल्स डार्विन ने बुक लिखी थी। सर आपने बताया नहीं इसको। मुझे पता ही नहीं था, मैं तो नोट्स लिए तब पता लगा कि ऐसा लिखते हैं बच्चे। अब आप सोचिए बच्चों का सेंस कहाँ रहता है। और सबसे बड़ी बात है, पढ़ते समय भी वो उस बात पे ध्यान नहीं देती, बस रट्टे पे ध्यान देते हैं, कुछ भी रटना है। ये सेंस पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ क्या रहे हो, कहीं आपको कोई गलत तो नहीं पढ़ा रहा। सर आंखें बंद करके रट्टा मारना होता है ये। हाँ, तो प्लीज अगर आपके बीच में ऐसा कोई आरएम स्टूडेंट है तो प्लीज वो आफ्टर डेथ को डेट कर दो, THAT। आफ्टर दैट ही रोट ए बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इन 1859। प्लीज ये लिख दो आप लोग, वरना मेरा नाम इतना गंदा हो जाएगा, लोग सोचेंगे पता नहीं क्या लिखाते हैं। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? दैट, THAT। हाँ, ठीक है। तो आफ्टर दैट ही रोट ए बुक, कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने, जल्दी बताओ। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। 1859, ये भी याद रखना 1859 में लिखा Yes, था। sir. ठीक है। तो इस थ्योरी इस बुक के अंदर इन्होंने वैलेस चार्ट दिया था। क्या दिया था इसने इस बुक के अंदर? वैलेस चार्ट। हाँ, वैलेस चार्ट में एक तरफ देखो बेटा पॉस्टुलेट्स लिखे हुए हैं और एक तरफ कंक्लूजन थे। तो 6 तो इन्होंने पॉस्टुलेट दिए थे, 3 कंक्लूजन दिए थे। कितने पॉस्टुलेट दिए थे? 6 पोस्टुलेट। Yes, sir. हाँ, और 3 कंक्लूजन दिए थे। तो 2 पॉस्टुलेट से एक कंक्लूजन निकल रहा था।
देखिए पहला पॉस्टुलेट क्या था, एवरी इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन हैव एनॉर्मस रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। इन्होंने कहा कि पॉपुलेशन के जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, सभी इंडिविजुअल्स के पास एक एनॉर्मस पावर होती है रिप्रोडक्शन, और वो रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। Yes. सेकेंड पॉस्टुलेट इन्होंने कहा था टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। उन्होंने कहा था कि सभी इंडिविजुअल्स के पास रिप्रोडक्शन है, और रिप्रोडक्शन से वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं। क्वेश्चन उठता है क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर कंक्लूजन निकला, फॉर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, क्योंकि उनमें अपने एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल होता है। अपनी एग्जिस्टेंस के लिए क्या होता है उनमें? Struggle. स्ट्रगल होता है। तो दो पॉस्टुलेट से कंक्लूजन निकल गया। अब फिर दो पॉस्टुलेट आ गए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और वेरिएशन। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्या है? तीन तरीके का बेटा स्ट्रगल होता है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, एक होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, और एक होता है एनवायरमेंटल स्ट्रगल। कौन कौन से स्ट्रगल है? Interspecific, interspecific, environmental. स्पेसिफिक और इन्वायरमेंटल। ठीक है, हाँ। अब इंट्रा स्पेसिफिक जो स्ट्रगल है, इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब जब एक ही स्पेसीज के दो इंडिविजुअल के बीच में स्ट्रगल हो तो उसे बोलेंगे इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। और वो किस चीज के लिए स्ट्रगल होगा? फूड के लिए होगा, फूड के लोगों, शेल्टर के लोगों। शेल्टर यानी कि हैबिटाट के लिए होगा, और मेटिंग के लिए होगा, क्योंकि एक ही स्पेसीज के दो मेंबर में तो मेटिंग के लिए भी होगा, रिप्रोडक्शन के लिए स्ट्रगल। यस सर। हाँ बोलो। Yes, sir. इंटर स्पेसिफिक जो स्ट्रगल होगा वो दो स्पेसीज के अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में होगा, यानी कि दो स्पेसीज के इंडिविजुअल्स के बीच में स्ट्रगल होगा तो बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। और वो किसके लिए रहेगा? वो भी फूड के लिए रहेगा, फूड और हैबिटाट के लिए। हैबिटाट के लिए, लेकिन मेटिंग के लिए नहीं होगा, क्योंकि सेम स्पेसीज के मेंबर ही मेटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट स्पेसीज थोड़ी कर लेंगे। यस सर। Yes, sir. और एनवायरमेंटल स्ट्रगल Yes. में क्या होता है बेटा? जो इंडिविजुअल है पॉपुलेशन का और एनवायरमेंट, उसके बीच में स्ट्रगल होता है। किसके लिए? फ्लड के लिए, कहीं बाढ़ आ जाए, ड्रॉट कहीं सूखा आ जाए, उसे एनवायरमेंटल स्ट्रगल कहेंगे। बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. वही देखो यहाँ लिखा, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल का मतलब स्ट्रगल बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ ए सेम स्पेसीज फॉर हैबिटाट, फूड एंड मीटिंग पार्टनर। इंटर स्पेसिफिक इंडिविजुअल का स्ट्रगल का मतलब है स्ट्रगल बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज फॉर हैबिटाट एंड फूड। एनवायरमेंटल स्ट्रगल का मतलब होता है स्ट्रगल बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंट फॉर फ्लड एंड ड्रॉट एटसेट्रा। तो इस तरीके के जो है ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन सा स्ट्रगल डालता है? इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। कौन सा डालता है? Interspecific. बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आप लोगों को? स्पेसिफिक। यस तो सर। इस स्ट्रगल की वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें क्या डेवलप हो जाते हैं? वेरिएशंस आर डेवलप। क्या डेवलप हो जाते हैं? वेरिएशंस। वेरिएशंस डेवलप हो जाते हैं। विच आर, वो कैसे होते हैं वेरिएशन? स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब एक जनरेशन जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं, और यूनिडायरेक्शनल होते हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। बात समझ में आई? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इन दोनों सर से ये डायरेक्शन वाला बता दो। एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं बेटा। पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में, से एक ही डायरेक्शन में, यूनिट डायरेक्शन। ठीक है। ठीक है, दिस तो इन दोनों से एक कंक्लूजन निकला, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। क्या निकला कंक्लूजन? Survival of सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। दो कंक्लूजन हो गए, चार Yes. पास्टुलेट हो गए। अब देखिए लास्ट वाले दो पास्टुलेट हो जाएंगे और लास्ट कंक्लूजन। इसके बाद बेटा क्या हुआ? अब जो ये वेरिएशन है, अगर ये वेरिएशन नेचर ने इन वेरिएशन को नेचर के अकॉर्डिंग है, और नेचर उनको क्या कर लेगी? सेलेक्ट कर लेगी, तो उन इंडिविजुअल्स को हम नाम देंगे फिटेस्ट। क्या नाम देंगे? फिटेस्ट। Fittest. फिर वो फिटेस्ट क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करके एक नई स्पीसीज फॉर्म कर देंगे। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। नई बात समझ में आई? यस Yes, sir. तो देखो लिखा है, दोज इंडिविजुअल विच हैव एडेप्टिव कैरेक्टर्स फॉर नेचर आर आइडेंटिकल बाय द नेचर कॉल्ड फिटेस्ट, एंड फिटेस्ट फ्रॉम न्यू स्पीसीज बाय ए नेचुरल सिलेक्शन। तो दोनों के कॉन्सेप्ट से क्या बन जाएगा? नेचुरल सिलेक्शन। सर ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला सेम सेम नहीं है? ऊपर वाले का एनवायरमेंट वाला। बेटा सेम कहाँ है, अलग अलग है मेरे बेटे, तुम सही से ध्यान दो ना। ऊपर वाले में तो नेचर ने सिलेक्शन कर लिया, सेकंड वाले में फीटस ने रिप्रोड्यूस करके अपनी जैसी स्पीसीज बना ली। सर इसकी बात नहीं कर रही।
और ये जो ये थर्ड पोस्टुलेट में नहीं है इन्वायरमेंट वाला, ड्रॉट और वो आ जाए, फ्लड आ जाए, नेचर ने सिलेक्ट किया, ये सर ये इन्वायरमेंट वाला, एनवायरमेंटल में क्या? ये इन्वायरमेंट वाला और ये जो नेचुरल सिलेक्शन का ये कंक्लूजन वाला आ, फर्स्ट वो है, वो सेम नहीं है। बेटा वहां पे नेचर सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रगल हो रहा है, फाइट हो रही है। स्ट्रगल का मतलब लड़ रहे हैं वो लोग। अच्छा ठीक है। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? लड़ना, फाइट करना। ठीक है, तो इस तरीके से जो अगर आप डार्विन्स थ्योरी की बात करो, डार्विन्स ने कितने पोस्टुलेट दिए? 6 6। और कितने कंक्लूजन निकले? 3। 3। अब आते हैं की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बेटा डार्विन्स की भी थ्योरी के 2 की कॉन्सेप्ट थे, एक था नेचुरल सिलेक्शन और एक था डिसेंट ब्रांचिंग। क्या क्या था बेटा? यस सर, ये 2 थे, नेचुरल सिलेक्शन और Natural डिसेंट selection, ब्रांचिंग। decent हाँ, branching. नेचुरल सिलेक्शन तो बहुत सिंपल सी बात है कि इंडिविजुअल्स में वेरिएशन डेवलप हुए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की वजह से, और वो वेरिएशन अगर नेचर के अकॉर्डिंग है तो नेचर उनको सेलेक्ट कर लेगी, तो उनको बोल देंगे फिटेस्ट, और वो रिप्रोड्यूस करके नई स्पीसीज बना लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। तो वही है, ही स्टेट दैट सिलेक्शन ऑफ यूजफुल वेरिएशन बाय द नेचर इज मेन मैकेनिज्म फॉर इवोल्यूशन टू अकर। क्लियर? सेकंड था डिसेंट ब्रांचिंग। डिसेंट Yes. ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि इनका ये कहना था कि जो न्यू लाइफ बनेगी, न्यू लाइफ फॉर्म बनेगी, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है उसकी ब्रांच होगी। यानी कि यस सर। न्यू लाइफ फॉर्म्स अराइज एज ए ब्रांच फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म। यानी कि जो नई लाइफ बनेगी वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो पहले से ही लाइफ प्रेजेंट है उसी से ही बनेगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, हम लोग, हमारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हमारे उनके पेरेंट्स हैं, तो पहले की ब्रांचिंग है ना, हम उन्हीं के तो ब्रांच हैं। हम किसके ब्रांच है? अपने पेरेंट्स के। वो Yes. किसके ब्रांच है? वो अपने पेरेंट्स के। अरे बोलिए, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या हो गए? प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म, और आज हम Yes. क्या हो गए? न्यूली लाइफ फॉर्म। यस सर। बोलो। ठीक है, यस तो वही सर। तो लिखा Yes. है कि न्यू लाइफ फॉर्म अराइज एज ए ब्रांच फ्रॉम द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म। यस या नो? यस सर। तो ये Yes. किसको बता रहा है? इसका मतलब डिसेंट ब्रांचिंग किसको सपोर्ट कर रहा है? टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री। यस किसको सर। ठीक है, कॉमन अच्छा। एंसेस्ट्री। अब ड्रॉबैक ऑफ डार्विन्स थ्योरी क्या रहा? क्या ड्रॉबैक रहा? देखो बेटा, डार्विस ने इस बात को तो बता दिया कि भैया फिटेस्ट आते हैं, लेकिन ये इस बात को नहीं बता पाए अराइवल ऑफ फिटेस्ट, कि ये फिटेस्ट आए कहां से जब सब इंडिविजुअल सेम थे। जब सारे देखने भालने में एक जैसे थे तो ये फिटेस्ट आए कहां से? तो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ही कुड नॉट एक्सप्लेन अराइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि फिटेस्ट कहां से आए इस बात को नहीं बता पाए। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? ही कुड नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन, कॉज एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन। इन्होंने ये तो कह दिया कि वेरिएशन डेवलप होते हैं, ले ये भी नहीं बता पाए वेरिएशन ओरिजिनेट कहां से हुए, ये भी नहीं बता पाए वेरिएशन का कारण क्या था, और ये भी नहीं बता पाए कि वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर क्यों हुए। तो ये इन बातों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये ड्रॉबैक रहा इनकी थ्योरी का। बोलो यस या नो? सर, हाँ, यस सर ये टेस्ट तो उसकी वजह से होता ना, इवोल्यूशन की वजह से, वेरिएशंस वगैरह। हाँ, तो ये क्यों हुआ इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना ये। इनकी तो लॉजिकल थ्योरी थी ना। हाँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाए ना। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने मान लिया आपका अराइवल ऑफ आए कहां से? भाई क्लास में सारे बच्चे एक Yes. जैसे थे, तो उनमें होशियार एक बच्चा कैसा हो गया? एक का ही सिलेक्शन क्यों हुआ, बाकी को क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या था? नहीं एक्सप्लेन कर पाए। यस अच्छा सर हाँ जी, सर सर इवोल्यूशन का मतलब ये हमेशा है कि हमेशा हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ही जाएंगे? हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स ही बॉडी हो रही है तो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ही जाओगे। ये हमेशा मतलब ट्रू है सर इवोल्यूशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? हाँ हाँ, सिंपल फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होती है, सही है। ओके सर। आप बताओ कोई चीज पहले कॉम्प्लेक्स हो बाद में सिंपल हो गई हो, एक एग्जांपल बता दो, थ्योरी पलट जाएगी। एक्चुअली पता नहीं, मैंने डेफिनेशन ही पढ़ी थी ना, तो ये था कि इवोल्यूशन का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ही हम मूव कर रहे हैं सर। मतलब जो लोअर एनिमल्स होते हैं ना, देखो जैसे देखो बैक्टीरिया देखो वगैरह, देखो ये सब। देखो, मेरी बात सुनो। हम जिस लेवल पर पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत ही सूक्ष्म लेवल है, बहुत ही सूक्ष्म, मतलब माइक्रो लेवल पर पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग। एक बड़ा लेवल होता ये है, सब। ठीक है ना। इवोल्यूशन पे हजारों बुकें हैं, बड़ी बड़ी बुकें, मोटी मोटी बुकें हैं। तो हम क्या है, हम थ्योरी पढ़ कहाँ से रहे हैं, उस लेवल पे बात करना।
ठीक है। तो आप लोगों का जो लेवल है वो सिर्फ एनसीईआरटी है, तो हम सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे बात करेंगे। हमें ना गूगल देखना है, ना हमें और Yes, बुकें sir. देखनी है, ना फालतू। तो इसलिए हमें ज्यादा, क्योंकि हम साइंटिस्ट बनने नहीं जा रहे हैं, हम पीएचडी करने नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ नीट का एग्जाम क्रैक करना है। और नीट का एग्जाम तभी हम क्रैक कर पाएंगे जब हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। हमें नॉलेज इकट्ठी नहीं करनी, हमें एनसीईआरटी को फोकस करना है, ताकि, क्योंकि वहां पर आंसर सिर्फ एनसीईआरटी का होता है। चाहे एनसीईआरटी में अगर गलत लिखा है तो गलत आंसर होगा, सही है तो सही है, ये हमारी मजबूरी है और ये आप भी जानते हो। इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे नीट Yes, लेवल पे sir. बात करते हैं, एनसीईआरटी लेवल पे बात करते हैं। तो और बुकों में क्या लिखा है उस बात को छोड़ो, एनसीईआरटी में क्या लिखा है सिर्फ उस बात पे फोकस करना है, ठीक है। Sure. सर एनसीईआरटी में सर डेट मेंशन नहीं है कोई भी, तो फिर वो याद करनी है। क्या डेट मेंशन नहीं है ना, जो आपने से लिखवाई है नोट्स में, बेटा, वो मैंने डेट आपसे, मेंशन नहीं है तो। मेरी बात सुनो, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने जो नोट्स में लिखवाया, अगर आप इतना पढ़ लोगे तो क्वेश्चन नहीं जाएगा, ओके। वरना कल को आप ही कह दोगे सर विकास सर आपने कम पढ़ाया था बहुत ही, ठीक है। तो मेरी भी मजबूरी है ना। तो मैंने से सारा ही पढ़ा दिया, क्वेश्चन आपका रुक ही नहीं सकता। मेरे नोट्स और एनसीईआरटी पढ़ लो, क्वेश्चन रुक जाए तो कह देना, क्योंकि आपका माइंड उस तरीके से चलेगा, है ना। लेकिन मेरे नोट्स पूरे एनसीईआरटी बेस्ड है, मैंने एनसीईआरटी से बाहर नहीं उठाया ज्यादा। पहले ही एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स थे, इसलिए उठा रखे हैं। ठीक, ठीक है यस बच्चों। सर। यस सर। यस सर। चलिए अगली, अब है पेंजेनेसिस थ्योरी ऑफ डार्विन। सर अब क्या तो हो गया ना, आपने बोला था ये अभी लास्ट टॉपिक था। 3 मिनट रह गए बेटा, 3 मिनट। तो 3 मिनट पेंजेनेसिस में नहीं होगा। हो जाएगा। पेंजेनेसिस थ्योरी ऑफ डार्विन क्या था बेटा? डार्विन ने कहा था कि जो वेरिएशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले कैसे जाते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए पेंजेनेसिस थ्योरी दे दी डार्विन ने। उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर, हर जो बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, उन सभी के अंदर एक माइन्यूट हेरिडिटरी पार्टिकल्स होते हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया पेंजीन और गैम्यूल। क्या नाम दिया? पेंजीन और हाँ, गैम्यूल्स। हाँ, पेंजिन उन्होंने और कहा गैमीट। एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी के अंदर माइन्यूट हेरिडिटरी पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम पेंजीन और गैम्यूल्स बोलते हैं। एंड ये क्या करते हैं? दे आर द कैरिड थ्रू ब्लड इनटू द गैमेट्स। और ये क्या करते हैं? ये वेरिएशंस को लेकर जाते हैं ब्लड के थ्रू और गैमेट्स में छोड़ देते हैं। नहीं बात समझ में आई? यस फिर सर। मैं फिर से बता देता हूँ। इनका ये कहना था कि बॉडी के अंदर जो एवरी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट से हेरिडिटरी पार्टिकल्स होते हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया पेंजीन और गैम्यूल। और उन्होंने कहा कि जो वेरिएशन डेवलप होते हैं वो इन पेंजीन के थ्रू गैमेट्स में चले जाते हैं, ब्लड के थ्रू, ब्लड की हेल्प से। यस सर। और इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया पेंजेनेसिस थ्योरी। बाद में इसका कोई एविडेंस नहीं मिला और ये क्या हो गई? डिस्कार्ड हो गई। और डिस्कार्ड करने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो था थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म। तो वो यहाँ लिखा है, पेंजेनेसिस थ्योरी वाज डिस्कार्डेड बाय थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म व्हिच वाज गिवन बाय अगस्त वीजमान। किसने दिया था ये? अगस्त वीजबॉर्न। अगस्त वीजमान। उसके बाद आया था न्यू डार्विनिज्म। न्यू डार्विनिज्म में क्या कहा गया? न्यू डार्विनिज्म जो दिया था वो ह्यूगो डी वरीज और वीजमान ने दिया था। उन्होंने कहा कि देखो जी, ऐसा है कि न्यू स्पीसीज जो बन रही है वो नेचुरल सिलेक्शन से तो बन रही है, लेकिन उसी के साथ साथ म्यूटेशन भी हो रही है, जिसकी वजह से नई स्पीसीज बन रही है। तो वो इन्होंने दो कहा, न्यू डार्विनिज्म कंक्लूड न्यू स्पीसीज डेवलप थ्रू म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन बोथ। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन से भी नई स्पीसीज बनती हैं और म्यूटेशन से भी नई स्पीसीज बनती हैं। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। यस। अब केवल एक थ्योरी रह गई, दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन थ्योरी, जो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। ये मात्र 2 मिनट की बची है, ठीक है। लेकिन चूंकि वादा हो गया था 12 बजे तक का, तो अगले टर्न पे हम इसको ले लेंगे म्यूटेशन थ्योरी, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बताइए, आपको जितना मैंने पढ़ाया पहले ये बताइए, आपको मजा आया नहीं आया? यस सर। यस सर। कह दो कि मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। मेरी बुराई मेरे मुंह पे ही कर दो, ऐसे मेरी बुराई नहीं मेरे मुंह पे। सर, ऐसे नहीं कर सकते हम सर। पाप